दोस्तों नमस्कार। राजकृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं महावीर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो भारत सरकार की विभिन्न अध्यापन के क्षेत्र में जो भी वैकेंसीज होती है उनमें शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में बात करेंगे और वर्तमान में जो NVS नवोदय विद्यालय संगठन में जो वैकेंसीज निकली है हम उसको टारगेट करेंगे और फर्स्ट ग्रेड का टारगेट रहेगा हमारा। उसके संदर्भ में हम आज एक कॉमन टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है RTE एक्ट 2009। देखिए RTE एक्ट 2009 क्या है, क्या बताता है और इसमें किस चीज़ की व्याख्या की गई है। अगर बात करें इसके पूरे नाम की तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में RTE एक्ट कैसा साबित हुआ, क्या है इसकी रूपरेखा, इसकी संरचना क्या है, किस आधार पे यह आया, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। लेकिन मैं RTE एक्ट 2009 से थोड़ा पहले आपको ले जाना चाहता हूं कि भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या था, किस तरह की शिक्षाएं भारत में चलती थी, क्या जरूरत पड़ी कि हमें RTE एक्ट लाना पड़ा, अधिनियम के रूप में लाना पड़ा। तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय शिक्षा किस तरह से प्रचलित थी और RTE एक्ट, इस एक्ट 2009 से पहले भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या था। तो भारत में शिक्षा के स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले भारत में शिक्षा, अगर बात करें आध्यात्मिक काल की तो ऋग्वेद काल से भारतीयों को जो शिक्षा थी वो एक आश्रम की शिक्षा थी जो आश्रम के रूप में दी जाती थी, जहां बच्चे को शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था और शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने के बाद अपना व्यावसायिक जीवन और सांसारिक जीवन जीने के लिए बच्चा वापिस अपने पारिवारिक जीवन में आता था। उसके बाद में अगर बात करें सबसे पहले भारत में शिक्षा की तो 1819 में दोस्तों सबसे पहले राजस्थान के अजमेर जिले के पास पुष्कर के नजदीक में एक अंग्रेज अधिकारी आता है जो एक चर्च का पादरी था और जिसका नाम था जेवेज कैरी। दोस्तों जेवेज कैरी ने पुष्कर के पास एक अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय कैसा था? अंग्रेजी विद्यालय था, यानी कि उसमें शिक्षा थी वो अंग्रेजी भाषा में दी जा रही थी। बात करें 1819 के बाद तो 1835 के अंदर एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का विधि सलाहकार भारत आता है जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। देखिए लॉर्ड मैकाले ने जब भारतीयों को शिक्षा के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले से सलाह मांगी गई तब लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हमें भारतीयों को शिक्षा है वो इसी अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के पीछे इनका मत यह था कि हम जब भारतीयों से अगर किसी व्यावसायिक या फिर अगर कार्मिक कार्य करवाएंगे, ऑफिशियल वर्क करवाएंगे, तब हमारी जो भाषा है वो अंग्रेजी होने के कारण हमें ऐसे श्रमिक मिलेंगे जो बहुत कम पैसों में, क्योंकि भारतीय जो श्रम है वो सस्ता होने के कारण हमें ऐसा श्रमिक मिलेंगे जो कम पैसों में अधिक काम करने वाले मिल पाएंगे। उसी संदर्भ में लॉर्ड मैकाले ने एक कथन कहा था कि हमें भारतीयों को शिक्षा देनी है अंग्रेजी में, हमारी भाषा में, और काम करवाना है अपना। तब इन्होंने कहा था कि हमें, इस कोटेशन को याद रखिएगा, कि हमें एक ऐसा भारतीय बाबू
तैयार करना है जो शक्ल सूरत से भारतीय हो लेकिन अक्ल से अंग्रेज हो। दोस्तों पुनः विचार कीजिएगा कि जब लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को शिक्षा के संदर्भ में कहा तब उनकी पीछे यह धारणा थी और उन्होंने एक तर्क दिया कि हमें एक ऐसा भारतीय बाबू तैयार करना है जो शकल सूरत से तो भारतीय हो लेकिन अक्ल और दिमाग से कैसा हो, अंग्रेज हो। उसी के संदर्भ में जब आधुनिक शिक्षा की बात की थी लॉर्ड मैकाले ने, तब भारतीय के संदर्भ में प्रथम बार आधुनिक शिक्षा की बात करने वाले लॉर्ड मैकाले थे। इसीलिए लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को। अगर बात करें विश्व स्तर पर शिक्षा की, तो विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व स्तर पर चार्ल्स ग्रांट है और आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। उसके बाद अगर हम बात करें 1835 के बाद, तो 1835 के बाद भारतीय शिक्षा के अंदर भारतीयों की पुनर्जागरणा हुई और 1848 के अंदर पुणे में सावित्रीबाई फुले द्वारा बालिका शिक्षा हेतु बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। 1848 में सावित्रीबाई फुले जो प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थी, इन्होंने बालिका शिक्षा विद्यालय की स्थापना की पुणे में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बालिका और भारतीय बालिका या भारतीय नारी हेतु शिक्षा की बात करने का सिस्टम सबसे पहले जो कहने वाले थे वो सावित्रीबाई फुले थे। इनकी शुरुआत करने वाले सावित्रीबाई फुले थे। उसके बाद में अगर बात करें 1848 के बाद, तो 1848 के बाद 1854 में एक वुड डिस्पैच नाम से कंसेप्ट आता है। जानिए वुड डिस्पैच क्या है? यह एक अंतर्विभागीय सूचना संप्रेषण प्रपत्र था। अंतर्विभागीय सूचना संप्रेषण प्रपत्र, डिस्पैच का अर्थ प्रपत्र ही होता है। वुड डिस्पैच यह एक विभाग से दूसरे विभाग तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो कंसेप्ट लाया गया था उसका नाम था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का महाधिकार प्रपत्र और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है जब इंग्लैंड के अंदर चार्ल्स द्वारा शासन था, तब मैग्ना कार्टा के द्वारा जो उसकी शक्तियां थी वो प्रपत्र के द्वारा आधिकारिक रूप से सरकार को सौंपी गई थी। उसी के संदर्भ में इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 के बाद भारत में शिक्षा इस प्रकार बढ़ी कि 1875 के अंदर उच्च शिक्षा की शुरुआत हेतु अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में मैयो कॉलेज की स्थापना की गई। 1875 के बाद 1875 से पहले 1870 के अंदर इंग्लैंड राज्य के अंदर स्वयं के अंदर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया।
निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया। 1870 में इंग्लैंड राज्य में निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, यह विश्व स्तर पर निःशुल्क शिक्षा का प्रथम प्रयास था। विश्व स्तर पर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रयास जो प्रथम बार किया गया था वो 1870 में इंग्लैंड राज्य में किया गया था। देखिए, जो इंग्लैंड राज्य में निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, हम जो आरटीई एक्ट में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहां अनिवार्य शब्द से कोई मतलब नहीं है, यहां सिर्फ निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है। उसके बाद 1875 के बाद 1902 में यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। और 1902 के बाद 1906 में गुजरात के बड़ौदा रियासत के शासक थे जिनका नाम था सियाजी गायकवाड़। सियाजी गायकवाड़ में अपने राज्य में निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत की। इससे पहले बताइए निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत कहां हो गई थी? 1870 में इंग्लैंड राज्य में निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। वो क्या था? विश्व स्तर पर प्रथम प्रयास था, और ये भारतीय स्तर पर प्रथम प्रयास है। अगर भारत में भारतीय स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु निजी या किया गया पहला प्रयास तो था 1848 में सावित्रीबाई फुले द्वारा, और जो विश्व स्तर पर प्रथम प्रयास निःशुल्क शिक्षा का था वो था 1870 में विश्व स्तर पर पहला प्रयास इंग्लैंड द्वारा, और 1906 में बड़ौदा रियासत के शासक सियाजी गायकवाड़ द्वारा निःशुल्क शिक्षा। यहां भी ध्यान रखिएगा, यहां भी अनिवार्य नहीं है, यहां भी निःशुल्क शिक्षा का मतलब है कि वो आपका ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। उसके बाद 1906 के बाद 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले यह मांग करते हैं कि निःशुल्क शिक्षा को पूरे भारत में लागू किया जाए, पूरे भारत में निःशुल्क शिक्षा लागू की जाए, लेकिन उनकी मांग को अस्वीकार कर लिया जाता है। और अभी तक जो 1910 तक शिक्षा है वो निःशुल्क रूप से सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा रियासत में ही थी। 1910 के बाद यहां तक सब कंसेप्ट क्लियर है, तो उसके बाद आगे बात करते हैं। 1910 के बाद 1937 में, देखिए 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित होता है जिसका नाम था अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, यह सम्मेलन 1937 में महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी करते हैं। और ये मांग रखते हैं कि हमें भारतीयों को शिक्षा है, वो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो निश्चित रूप से उपलब्ध करवानी चाहिए, और सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में बात होती है, और जिसका स्तर रखा जाता है प्रारंभिक स्तर। और कक्षा की बात करें तो 1 से 5 तक की कक्षा की बात रखी गई, और उम्र रखी गई, सॉरी 1 से 8 है, 1 से 8, और उम्र रखी गई 1 से
14 वर्ष। यह जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा संपादित अखबार, जिसका नाम था हरिजन प्रपत्र। हरिजन प्रपत्र में इसका प्रकाशन होता है, जिसके संपादक कौन है? स्वयं महात्मा गांधी। उसके बाद चलिए 1947 में आजाद भारत की जनता की शिक्षा के लिए आजाद भारत की सरकार यह घोषणा करती है कि आगामी 10 वर्षों तक सभी भारतीयों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसमें जो शिक्षा की बात की गई थी वह भी कक्षा 1 से 8 आयु वर्ग 1 से 14 वर्ष था। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45A के भाग 4 में किया गया है। वापस देखिएगा, 1937 के बाद 1947 में आजाद भारत की सरकार यह घोषणा करती है कि आगामी 10 वर्षों तक सभी भारतीयों को जो शिक्षा से वंचित है और जिनका आयु वर्ग 1 से 14 वर्ष है और जो कक्षा 1 से 8 हेतु है, उनको शिक्षा निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसके बाद यह जो अभी हम शिक्षा का स्वरूप देख रहे थे वो भारतीय आजादी से पहले का था, और अब हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो होगा आजादी के बाद का। यस, 1948-49 में एक आयोग आता है जिनका नाम था राधाकृष्णन आयोग। 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग का गठन होता है। राधाकृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग, प्रथम शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमने 1902 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यूईसी पढ़ा था। इसी यूईसी को राधाकृष्णन आयोग में सम्मिलित कर दिया जाता है। इसके बाद 1952-53 में मुदालियर आयोग का गठन होता है। मुदालियर आयोग का गठन होता है। देखिए, मुदालियर आयोग में सबसे पहले माध्यमिक स्तर के बाद विज्ञान व गणित विषय हेतु बल दिया गया। 1952-53 के बाद 1957 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 बनता है, जो मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर बनाया जाता है और वर्तमान स्वरूप तक, वर्तमान समय की जो शिक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत दी जाती है। 1957 के बाद शिक्षा का बात करें तो 1961 में दिल्ली के अंदर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना होती है। एनसीईआरटी का मुख्यालय जहां स्थापना हुई वही होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली नेशनल
काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना होने के बाद 1963 में एनसीईआरटी को सुचारू रूप से कार्य करवाने हेतु या इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या इसके कार्य क्षेत्र को इजी बनाने के लिए 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया गया, जो थे अजमेर, मैसूर, भोपाल और चौथा था भुवनेश्वर। वर्तमान समय की एनसीईआरटी की बात करें तो वर्तमान में 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 1963 में जो 4 बने थे, 1995 में 5वां कार्यालय बना जिसका नाम है शिलोंग, जो शिलोंग में है। शिलोंग 1964 से 66 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन होता है। देखिए डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग क्या था। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की बात करें तो ये राजस्थान के मूल थे, उदयपुर के निवासी थे और दौलत सिंह कोठारी आयोग में सर्वप्रथम 10+2+3 के सिस्टम की शिक्षा में बात की गई और इसी आयोग के अंदर त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की गई। लागू त्रिभाषा सूत्र इसमें नहीं था, त्रिभाषा सूत्र की बस अनुशंसा की गई थी, वो एनसीएफ में लागू हुआ था। उसके बाद त्रिभाषा सूत्र के बाद डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने LSRW जो हमारे कौशल होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसमें जो मोंटेसरी सूत्र है LSWR, इसकी व्याख्या की गई और इसकी अनुशंसा की गई कि हमें बच्चे को लिसनिंग, स्पीकिंग, उसके बाद में रीडिंग नहीं करवा के राइटिंग, लिखना सिखाया जाए। इसकी बात डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग में की गई। इसी आयोग को शिक्षा आयोग व एजुकेशन ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग को ही शिक्षा आयोग या एजुकेशन ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1964 से 66 के बाद की बात करें तो 1966 से 68 भारत की प्रथम शिक्षा नीति लागू करने की बात कही गई। देखिए जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी एजुकेशन ड्राफ्ट है, इसी के आधार पर NPE फर्स्ट बनाई गई। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अनुशंसाएं तत्कालीन समय के अनुरूप सबसे महंगी साबित हुई और यह आयोग सबसे महंगा साबित होने के कारण इसी के अकॉर्डिंग जब NPE फर्स्ट आई गई तो क्या जब यह महंगा साबित होगा तो हमारी शिक्षा नीति भी महंगी साबित होगी। इसी कारण हमारी प्रथम शिक्षा नीति असफल रही। यह ना तो सुचारू रूप से लागू हो पाई और अगर लागू हो पाई तो इसके ऊपर सही ढंग से कार्य नहीं हो पाया। 1978 के अंदर जब 1978 में NCERT को क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया, तब राज्य स्तर पर
एक समिति गठित, राज्य स्तर पर इसी के आधार पर एक समिति गठित की गई जिसका नाम था SIERT, और स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान में इसका कार्यालय उदयपुर में है। 1 नवंबर 1978 को यह SIERT राजस्थान उदयपुर में कार्यालय बनाया गया। उन्नीस के बाद 1985 में भारत की दूसरी शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन सेकेंड बनाने की बात की जाती है, और 1986 में 1986 में भारत की दूसरी शिक्षा नीति बनाई जाती है। देखिए, दूसरी शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया जाता है कि हमारा जो मुख्य कंसेप्ट होगा, हमारा जो मुख्य टारगेट होगा वो होगा पाठ्यक्रम। हम पाठ्यचर्या पर कार्य करेंगे और हमें भारतीयों को ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसा हमें पाठ्यक्रम लागू करना है जो भारतीयों के लिए शिक्षा है वो चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाली हो। हमारी शिक्षा चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाली हो। उसके बाद इसी में जब एनपी को सुचारू रूप से लागू करना होगा तो हमें राज्य स्तर पर ऐसी एक प्रबंधन समिति का गठन करना होगा जो इस एनपी की मॉनिटरिंग कर सके, अच्छे रूप से प्रबंधन कर सके। किस पर? जिला स्तर पर। जिला स्तर पर एनपी की मॉनिटरिंग हेतु, जिला स्तर पर प्रबंधन हेतु हमें जिला स्तर पर किसी प्रबंधन समिति का गठन करना होगा, और उसी के आधार पर गठन होता है 1988 में डाइट का, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना होती है 1988 में, और इसी एनपी सेकंड में नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन के अंदर एक कंसेप्ट लाया जाता है जिसका नाम है पिंक बुक। जानिएगा पिंक बुक कंसेप्ट क्या है। पिंक बुक कंसेप्ट में सबसे पहले बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशीलता की बात की गई, बालिका शिक्षा हेतु बात की गई, और इसी कंसेप्ट के आधार पर वर्तमान में जो सरकारी विद्यालय या जो सभी विद्यालयों में डबल टॉयलेट अरेंजमेंट की व्यवस्था की गई है, उसका आधार पिंक बुक कंसेप्ट ही था। इसी के बाद 1990 में 1990 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या हुआ, क्या है ये कंसेप्ट? इस कंसेप्ट का मतलब है कि प्रत्येक कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड होगा और ब्लैक बोर्ड के साथ चौक, डस्टर आदि जैसी सहायक सामग्रियां होगी। और 1990 के बाद अगर एनपी की बात की जाए तो इसी एनपी के अंदर बात की गई थी भारतीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए साक्षरता
मिशन चलाया गया और साक्षरता मिशन के तहत यह बात की गई, बनाया तो 1986 में था और इसकी मॉनिटरिंग इसको लागू 1990 से 95 तक किया गया। 1990 से 95 में इस साक्षरता मिशन में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में यह बात कही गई कि 8 करोड़ 50 लाख 8 करोड़ 50 लाख ऐसे भारतीय जिनका आयु वर्ग 15 से 35 वर्ष हो और जो किन्हीं कारण से शिक्षा से वंचित रह गए हो, हमें उनको साक्षर करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में यह बात कही गई कि 8 करोड़ 50 लाख ऐसे भारतीय जो 15 से 35 वर्ष जिनका आयु वर्ग है और वो किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए, उन्हें हमें साक्षर बनाना है। तो सबसे पहले इसमें प्रारंभिक स्तर पर साक्षर करने की बात कही गई, लेकिन यह भी सुचारू रूप से लागू नहीं हुआ, इसलिए उसके बाद में प्राथमिक स्तर पर लागू करने की बात कही गई, लेकिन यह भी लागू नहीं हो पाया। और उसके बाद में फिर कहा गया कि हमें अगर प्राथमिक स्तर या प्रारंभिक स्तर पर हम भारतीयों को साक्षर नहीं कर पाए, 15 से 35 वर्ष जिनका आयु वर्ग है उनको अगर हम साक्षर नहीं कर पाते हैं, तो हमें उनको कम से कम साक्षर बनाने हेतु एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है MLL, मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम साक्षरता स्तर तक हमें उनको साक्षर बनाना है। उसके बाद जब NPE सेकंड, नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन सेकंड लागू की गई, तब इसकी देखरेख हेतु कि क्या NPE सुचारू रूप से काम कर रही है या इसमें कुछ कमियां तो नहीं है, इन कमियों को दूर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इसमें जो NPE सेकंड है इसमें रहने वाली कमियों को दूर किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए इन कमियों को दूर करते हुए, जिनका अगर उन शब्द की व्याख्या करें तो एक था लचीलापन, दूसरा प्रासंगिकता और गुणवत्तापूर्ण। देखिए POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन कार्य योजना 1992 ये 3 शब्द देती है, लचीलापन, प्रासंगिकता और गुणवत्तापूर्ण। इन शब्द का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमने NPE सेकंड में बात की गई, हमारा पाठ्यक्रम है वो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला होनी चाहिए और उसी में लचीलापन की हमारा पाठ्यक्रम है चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि के साथ साथ उसमें लचीलापन हो, ऐसा नहीं हो कि वो बच्चे के लिए एक भार बन जाए। दूसरा प्रासंगिकता, मतलब ये हुआ कि हमें पाठ्यक्रम ऐसा बनाना है जो वर्तमान स्वरूप के साथ हम उसे जोड़ के पढ़ा सकें। और गुणवत्तापूर्ण का मतलब है कि वो गुणवत्ता युक्त हो, गुणवत्तापूर्ण हो। इसी POA सेकंड को REP 1992 के नाम से भी जाना जाता है। इसने शिक्षा नीति में सुधार किया था, इसलिए इसे रिवाइज एजुकेशन पॉलिसी 1992 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए NPE की मॉनिटरिंग कर रहा था POA 1992। POA की मॉनिटरिंग हेतु अगस्त 1993 में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम है यशपाल शर्मा समिति। यह एक 38 सदस्यों की टीम थी और इसके अध्यक्ष स्वयं यशपाल शर्मा थे और सचिव की बात करें तो सचिव थे MA खादर। यशपाल शर्मा समिति अगस्त 1993 में बनाई गई। यशपाल शर्मा समिति का यह कार्य था कि जब NPE की मॉनिटरिंग POA कर रहा है तो क्या POA सही और सुचारू रूप से NPE की मॉनिटरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए यशपाल शर्मा समिति का गठन किया गया। यशपाल शर्मा समिति ने 8 वर्षों तक
पाठ्यक्रम के रूप में पाठ्यक्रम पर चर्चा की और 8 वर्षों के अध्ययन के बाद 2000 में NCFSE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन लाता है। देखिए इसमें कंसेप्ट में क्या है कि जो शिक्षा के अंदर समस्याएं आ रही थी, पीओए को भी समस्याएं आ रही थी एनपी के अंदर, उनकी मॉनिटरिंग करके इन्होंने ये कंसेप्ट दिया और इसी कंसेप्ट के आधार पर एनसीएफ 2005 का गठन किया गया, जिसके अंदर यशपाल शर्मा समिति का ये टारगेट था, ये लक्ष्य इससे बनाया गया कि हमें भारतीय जो बच्चा है, भारतीय बच्चे के बस्ते का वजन कम करना है। मतलब हमें शिक्षा बिना बोझ की शिक्षा देनी है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ऐसी शिक्षा देनी है जो बच्चे के लिए लचीलापन, प्रासंगिकता और गुणवत्तापूर्ण हो, लेकिन एक बस्ते का उसका वजन भी कम हो। उसी के आधार पर उसी के बाद एनसीएफ 2005 के बाद हम पहुंच गए थे यशपाल शर्मा समिति तक, जो अगस्त 1993 में बनी थी। उसके बाद 1997 में भारतीय जनता ये मांग करती है कि हमें जो हमारी शिक्षा है वो मूल अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में दी जाए और संविधान संशोधन प्रणाली के तहत संविधान संशोधन प्रणाली के तहत 1 दिसंबर 2002 में संविधान का 86वां संविधान संशोधन किया जाता है। 86वां संविधान संशोधन किया जाता है और शिक्षा को भारतीयों के लिए मूल अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को प्रदान की जाती है। उसके बाद इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग गे के सेक्शन 2 में किया गया है। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1 दिसंबर 2002 का, इसका उल्लेख है वो संविधान संशोधन के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग गे के सेक्शन 2 में किया गया है। इसी मूल अधिकार को, मौलिक अधिकार को अधिनियम में बनाने के लिए 2009 में आता है आरटीई एक्ट 2009। यह उसी मूल अधिकार को अधिनियम में बनाया गया और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आया। देखिए आरटी 2009 की बात करें तो आरटी 2009 की कानूनी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को यह बिल राज्यसभा में पारित किया गया। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को यह बिल लोकसभा में पारित किया गया और 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के इसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं और यह बिल बनकर तैयार होता है। वापस देखिएगा, आरटीई की कानूनी प्रक्रिया हम देखें तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में ये बिल पारित किया गया और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए और यह बिल बनकर तैयार हो गया। आरटीई एक्ट 2009 कब बना? 26 अगस्त 2009 को। उसके बाद 16 फरवरी 2010 को आरटीई एक्ट 2009 का गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। यह गजट नोटिफिकेशन गैर राज्य हिंदी भाषा राज्य अधिनियम 1963 के तहत जारी किया जाता है, जिसके तहत सभी मुख्य समाचार पत्रों में इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो आरटीई एक्ट 2009 का 16 फरवरी 2010 को गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद 20 फरवरी 2010 को इसका MOA तैयार होता है, मेन ऑफिशियल आर्गुमेंट, मुख्य विभागीय दस्तावेज, बनकर तैयार होता है और 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है, छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान व जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A होने के कारण नहीं लागू हुआ और शिक्षा के संदर्भ में राजस्थान के अंदर भी ये नहीं लागू हुआ। उसके बाद में ये राजस्थान में 1 साल बाद में लागू होता है, क्योंकि तात्कालीन परिस्थितियों में जो एक्ट के अनुसार जो परिस्थितियां थी वो उसके अनुकूल नहीं होने के कारण 1 वर्ष बाद में राजस्थान में भी इसे लागू कर दिया गया। तो आरटीई एक्ट बना तो 26 अगस्त 2009 को था और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में भी तो ये एक्ट अब भी लागू नहीं है और राजस्थान के संदर्भ में यह एक्ट 29 मार्च 2011 को विधानसभा में यह बिल पारित होता है और 1 अप्रैल 2011 को यह संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और जब हमने आरटीई की कानूनी प्रक्रिया की बात की तो जब भारत के संदर्भ में जो था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 था और उसे 1 वर्ष बाद में 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? तात्कालीन परिस्थितियों में हमने पहले बात की थी कि राजस्थान अनुकूल नहीं था, उसके बाद में इसमें संशोधन किया गया। इसलिए जो 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में आरटीई लागू हुआ वह 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुए आरटीई एक्ट का संशोधित परिणाम है। और यहां जो बात हो रही है वो अधिनियम की हो रही है और यहां संशोधन करके लगाया गया था, लागू किया गया था। इसलिए जो राजस्थान में होगा उसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य
बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009। चलिए, यह अधिनियम है और यह नियम है। अगर बात करें आरटीई के स्वरूप की, और स्वरूप के साथ हम भारत में जो स्वरूप 2010 को लागू नियम हुआ था उसकी अधिनियम की, और जो 2011 में जो राजस्थान में लागू हुआ उसकी भी हम साथ में ही चर्चा कर लेते हैं। यहाँ अधिनियम में कुल संरचना में 7 अध्याय थे और यहाँ कुल 10 अध्याय थे। यहाँ धारा की बात की जाए तो कुल 38 धाराएं हैं और राजस्थान के संदर्भ में 29 धाराएं हैं। अनुसूची यहाँ 1 है और यहाँ भी अनुसूची 1 है। देखिए, 7 अध्याय को 10 अध्याय में बांटा गया, 38 धाराओं को 29 धाराएं रही। यही इसका संशोधित परिणाम है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।